आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों पर मोहरों की लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज दिन तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो यहाँ पर जो भी हमें शिलालेख मिले हैं, जो भी मोहरें मिली हैं, उन पर क्या लिखा है, ये आज दिन तक वैज्ञानिकों के सामने और इतिहासकारों के सामने एक रहस्य बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी जो भी जानकारी है वो उत्खनन के आधार पर मिली संरचनाओं के आधार पर है। यानी उत्खनन में जो भी सिंधु घाटी क्षेत्र में संरचनाएं मिली हैं, उन संरचनाओं में जो अवशेष मिले हैं, उन्हीं के आधार पर वैज्ञानिकों ने और इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कुछ भी हमें मिलता है उसमें पुरातत्व संबंधी खुदाई है, उसी के आधार पर हम इसके बारे में जानकारी जुटा पाए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पहले का बी वाला, यानी पुरातत्व संबंधी खुदाई। दूसरा प्रश्न है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा। गुजरात का धौलावीरा नगर, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में बसा हुआ है, ये नगर जो है 3 भागों में विभक्त है। इसका सबसे ऊपरी भाग जो है किला है, बीच में जो है मध्य नगर है, और नीचे जो है निचला नगर है या निम्न नगर है। तो ये जो नगर है 3 पार्ट में डिवाइड है, किला, मध्य नगर और निम्न नगर। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का सी वाला। तीसरा प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकय के, पांचाल के, विदेह के। उपनिषद शब्द जो है उप और निश धातु से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और निश का अर्थ होता है बैठना, अर्थात समीप बैठना। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषदों में जो राजा वर्णित हैं, उन राजाओं में अश्वपति कैकय प्रदेश के शासक हैं, विदेह के राजा जनक हैं, पांचाल के राजा अजातशत्रु हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला, कैकय के। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। ऋग्वेद की बात करें तो देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र वर्णित हैं। ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का डी वाला, ब्राह्मी। पांचवा प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। गौतम बुद्ध जो है, इन्होंने जो अपना गृह त्याग किया है, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का सी वाला, यानी उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था, और इस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। छठवां प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं, जिसमें दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये 4 मार्ग हैं। तो दुख है, देखिए दुख है जो है पहले नंबर पर आएगा। दुख के बाद अगला आता है दुख समुदाय, ये प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। तो दुख का कारण है जो आपका सेकंड नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद आता है दुख निरोध, यानी दुख का अंत संभव है, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और दुख निरोध का जो मार्ग है उसको बोला जाता है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, तो ये चौथे नंबर पर आएगा। दुख के निरोध का जो मार्ग बताया है उसमें दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया है। तो यहां पर आपका सही क्रम बनेगा ए डी बी सी। तो आंसर होगा आपका छठवें का ए डी बी सी। सातवां प्रश्न है, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। बृहदीश्वर मंदिर, गंगैकुंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, सप्त पैगोडा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बृहदीश्वर मंदिर की। देखिए बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था।
और ये लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है इसका निर्माण। इसके बाद बात कर लेते हैं गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर की। इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र ने करवाया है। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, इसका निर्माण 674 से लेकर 800 ईस्वी के बीच में हुआ है। सप्त पैगोडा जो है इसका निर्माण 640 से लेकर 674 ईस्वी के बीच में हुआ है। सप्त पैगोडा जो मंदिर है ये मामल्ल शैली में बना हुआ है। वहीं महाबलीपुरम का तटीय मंदिर रायसिंह शैली में है। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा, पहले सप्त पैगोडा बना है, उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बना है, फिर बृहदीश्वर मंदिर बना है, फिर गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर बना है, यानी 4 3 1 2। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का डी वाला, 4 3 1 2। 8वां प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पोन वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम, संवत्सर वारियम। चोलकालीन ग्रामीण समितियों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। चोल काल में उद्यान प्रशासन की देखभाल के कर्ता को टोट्ट वारियम कहा जाता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का सी वाला। 9वां प्रश्न है, यहां पर आपको 2 सूचियां दी हुई हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी की रचना की है। वात्सायन ने कामसूत्र लिखी है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है और कल्हड़ ने जो है राजा रंगिणी की रचना की है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आंसर होगा 9 का ए वाला। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा। देखिए यहां पर जो भी शासक लिखे हुए हैं ये सभी शासक चंदेल वंश से बिलोंग करते हैं, यानी ये सब शासक चंदेल वंशी शासक हैं। विद्याधर की बात कर लें तो विद्याधर का शासन पीरियड जो है 1019 से लेकर 1029 ईस्वी के बीच में रहा है। धंग जो है यशोवर्मा का पुत्र था और इसका टाइम पीरियड 950 ईस्वी से लेकर 1002 ईस्वी तक रहा है। यशोवर्मा की बात करें तो यशोवर्मा का टाइम पीरियड 930 से लेकर 950 ईस्वी तक रहा है। यशोवर्मा ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। कीर्तिवर्मा का टाइम पीरियड 1060 से लेकर 1100 ईस्वी तक रहा है। कीर्तिवर्मा ने महोबा के निकट कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया था। तो यहां पर आपका क्रम होगा 3 2 1 4। आंसर है आपका 10 का ए, 3 2 1 4। 11वां प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है ये अशोक के 2 स्तंभों को, एक मेरठ से और दूसरा है टोपरा से, तो मेरठ और टोपरा के जो अशोक स्तंभ थे उनको लेकर ये दिल्ली आया है। फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के बीच का है। इसने मेरठ से लाए हुए अशोक स्तंभ को आज वर्तमान में जहां पर हिंदूराव हॉस्पिटल है उसके पास में इसने स्थापित करवाया था। वहीं टोपरा वाले स्तंभ को इसने अपने महल और जो फिरोजाबाद की मस्जिद थी उसके निकट इसने स्थापित करवाया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का ए वाला, फिरोज शाह तुगलक। 12वां प्रश्न है, यहां पर आपको 2 सूची दी हुई है। सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। तारीख हिंद, देखिए तारीख हिंद की रचना जो है अल बरूनी ने की है। तारीख दिल्ली की रचना जो है अमीर खुसरो ने की है। रिहला इब्न बतूता की पुस्तक है। तबकात नासरी जो है मिनहाज की पुस्तक है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर होगा यहां पर 12 का सी वाला।
13वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था इनके शौकीन थे। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहां पर बात करें सबसे पहले चिश्तियों की, तो चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे और संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का ये माध्यम मानते थे। समा जो है एक प्रकार की संगीत गोष्ठी होती थी। तो देखिए यहां पर आपका कारण बिल्कुल सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था इनके शौकीन थे। दूसरी बात यहां पर यह है कि अभिकथन की अगर बात करें तो मध्यकाल में चिश्ती संतों के अलावा जो संस्कृत पुस्तकें थीं उनका अनुवाद करवाने में शासकों की एक अहम भूमिका थी। तो मध्यकाल के अनेक शासकों जैसे फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और अकबर के टाइम में भी अनेक संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ है। तो यहां पर आपका अभिकथन भी सही है, लेकिन यहां पर जो कारण जो है वो अभिकथन की पुष्टि नहीं कर रहा है। देखिए एक और तो चिश्ती संत हैं, तो चिश्ती संतों ने ये प्रयास नहीं किए हैं। ये प्रयास किसने किए हैं? ये प्रयास किए शासकों ने। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 14वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जजिया की। तो जजिया की जो समाप्ति हुई है ये 1564 ईस्वी में हुई है। इबादत खाने का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में, इसका निर्माण करवाया गया 1575 ईस्वी में। महजर पर हस्ताक्षर, इस पर 1579 में ईस्वी में हस्ताक्षर हुए हैं। दीन इलाही की स्थापना जो है 1582 में हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 14 का ए वाला, 1 2 3 4। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय। सबसे पहले बात कर लेते हैं अहमद शाह अब्दाली की। तो देखिए अहमद शाह अब्दाली का जो टाइम पीरियड है 1761 ईस्वी है। जहांगीर की बात करें तो देखिए जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा है। मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड जो है 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक रहा है। बहादुर शाह द्वितीय का टाइम पीरियड 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, पहले आएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद आएंगे मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो सही आंसर होगा 15 का सी, 3 2 1 4। 16वां प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। आप लोगों ने तीसरा कर्नाटक युद्ध पढ़ा होगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1757 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में लड़ा गया है। तो इसी तीसरे कर्नाटक युद्ध में बांडीबास की लड़ाई हुई है, और बांडीबास की जो लड़ाई है ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ी गई है। इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है, और बांडीबास की लड़ाई में हार मिलने की वजह से ही भारत में फ्रांसीसियों का साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगता है। तो फ्रांसीसियों के हार का जो प्रमुख कारण है वो इंग्लैंड की नौसेना की सर्वोच्चता है, यानी इंग्लैंड की जो फौज थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 16 का बी वाला, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इस वजह से दक्कन में ये सफल नहीं हो पाए। तो आंसर है बी वाला। 17वां प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोंसले, दौलतराव सिंधिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड 1795 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी है।
लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया है। सन 1801 ईस्वी में जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण करके पेशवा एवं सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1802 ईस्वी में अंग्रेजों से बसीन की संधि की। तो बसीन की संधि करके इसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया है। यह संधि जो है मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 17 का ए वाला, पेशवा बाजीराव द्वितीय। दूसरा प्रश्न है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा, झांसी, बघात, उदयपुर। देखिए, विलय का सिद्धांत जो है, विलय के सिद्धांत के तहत जिन राज्यों का अधिग्रहण किया गया है उनमें सतारा का अधिग्रहण जो है 1848 ईस्वी में हुआ है। झांसी का अधिग्रहण जो है 1854 ईस्वी में हुआ है। बघात का अधिग्रहण 1850 ईस्वी में हुआ है और उदयपुर का जो है इसके तहत 1852 ईस्वी में हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 1, 3, 4, 2। तो आंसर है आपका 18 का सी वाला, 1, 3, 4, 2। 19वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहां पे कारण पर थोड़ा सा फोकस दीजिए। यहां पे लिखा हुआ धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ये कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां से अंग्रेजों ने जो धन अपने देश में भेजा है उससे भारतीयों को ना तो कोई नुकसान हुआ है और ना ही कोई फायदा हुआ है, इसलिए यहां पे शब्द लिखा गया अप्रतिफलित। मतलब क्या है, ब्रिटिश काल में बहिर्गमन अर्थात धन निकासी सिद्धांत का तात्पर्य यह था कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से बाहर अपने देश ले जाया जाता था और भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक या वाणिज्यिक प्रतिलाभ नहीं होता था। तो यहां पर कारण बिल्कुल सही है। धन की निकासी का स्वरूप इस समय अप्रतिफलित निर्यात था। ब्रिटिश काल में आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता था, इसलिए सामान्यतः व्यापार का संतुलन अनुकूल था। तो यहां पर आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो आंसर होगा 19 का ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसको आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश समय में हमारे यहां से बेशक अंग्रेज धन निकाल कर ले जा रहे थे, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ का जो व्यापार घाटा है वो बहुत ज़्यादा नहीं था। उसका रीजन ये था कि हमारे यहाँ से उस समय एक तरफा निर्यात हो रहा था, यानी कच्चे माल का निर्यात ही निर्यात उस शुरुआत में हो रहा था। वो तो बाद की बात है कि बाद के समय में हम लोग बाहर से बनी हुई यानी ब्रिटेन की बनी हुई चीज़ों को आयात करने लगे हैं। लेकिन स्टार्टिंग के समय की अगर बात करें तो उस समय हमारे यहाँ केवल निर्यात ही निर्यात होता था। हम लोग ब्रिटेन से कोई सामान नहीं मंगाते थे और हमारे यहाँ जो सामान आता भी था वो भारत के आम जनता के लिए नहीं आता था, बल्कि राजे महाराजे जो होते थे वो आयात करते थे। तो उसका भारतीय जनता से कोई लेना देना नहीं था। तो उस समय का अगर हम निर्यात देखें तो निर्यात हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता था। तो अंग्रेज बेशक हमारे भारत में आकर यहाँ पर लोगों को लूट रहे थे, भारतीय व्यापारियों को लूट रहे थे और यहाँ से धन अपने देश में भी भेज रहे थे। उस सब के बावजूद भी हमारा व्यापार घाटा उस समय नहीं था। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 19 का ए वाला। 20वां प्रश्न है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह का संबंध त्रिपुरा और मणिपुर से है। कुकी विद्रोह जो है 1917 से लेकर 1919 तक चला है। कूका विद्रोह का संबंध पंजाब राज्य से है। कूका विद्रोह पंजाब में 1840 से लेकर 1872 ईस्वी तक चला है। पावना कृषक विद्रोह जो है इसका संबंध बंगाल से है। पावना कृषक विद्रोह बंगाल में 1873 से लेकर 1876 ईस्वी तक चला है। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है, देखिए बिरसा मुंडा का संबंध बिहार यानी वर्तमान झारखंड राज्य से है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह जो है 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला है।
तो यहां पर आपका सही युग्म होगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो आंसर होगा यहां पर डी वाला, यानी ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, तहजीब उल आखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना, संवाद कौमुदी, राजा राममोहन राय। अल हिलाल के संस्थापक जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। न्यू इंडिया की संस्थापिका एनी बेसेंट थी। तहजीब उल आखलाक के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, बल्कि सर सैयद अहमद खान हैं। सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान ने ये जो पत्रिका है उर्दू भाषा में पत्रिका ही निकाली थी। तो यहां पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा, डी वाला सही है। संवाद कौमुदी के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 21 का सी वाला। 22वां प्रश्न है, देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1900 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1866 ईस्वी। देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में 1866 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल ननौतवी द्वारा वर्ष 1866 में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की गई। यह आंदोलन जो है अंग्रेज विरोधी था। देवबंद मदरसे में अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। तो यहाँ पर जो मदरसा स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं इनका नाम है मोहम्मद कासिम। नाम तो काफ़ी बड़ा है, केवल आप इतना याद रखिए इनका नाम मोहम्मद कासिम है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 22 का डी वाला। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। अलीपुर षड्यंत्र केस में 1908 ईस्वी में अरविंद घोष, बारिंद्र घोष और अन्य पर मुकदमा चलाया गया। इसे मुरारी पुकुर षड्यंत्र कहा जाता है। बारिंद्र घोष को इसमें आजीवन कारावास की सजा हो गई और साक्ष्यों के अभाव में अरविंद घोष को बरी कर दिया गया। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 23 का ए वाला। 24वां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए, या बंगाल तक ही सीमित रहा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक संपन्न हुई। इसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। बहुउद्देशीय कार्यक्रम वाले स्वदेशी आंदोलन ने देश के बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में ले लिया, जिसमें जमींदार, शहरी निम्न मध्यम वर्ग, छात्र, औरतें शामिल थीं। इसलिए स्वदेशी आंदोलन को साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रथम सशक्त आंदोलन भी माना जाता है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा डी वाला, क्योंकि यहां लिखा हुआ है यह बंगाल तक ही सीमित रहा। 25वां प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन का आना। देखिए, तुरंत पूर्व का मतलब है जलियांवाला बाग नरसंहार से ठीक पहले कौन सी घटना यहां पर घटित हुई है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट हुआ है। रॉलेट एक्ट का बनना मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट बना है। सांप्रदायिक अवार्ड जो है रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित एक नीति थी, जिसको 1932 में दिया गया था। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया है। तो यहां पर कौन सी पहली घटना घटित हुई है? वो हुई है रॉलेट एक्ट का बनना।
रॉलेट एक्ट जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए बनाया गया एक कानून था। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला काला कानून कहकर भारतीयों ने इसकी आलोचना की। इसका पूरे देश में विरोध हुआ। पंजाब में विरोध ज्यादा हुआ, तो पंजाब में इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग नरसंहार कांड हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 25 का बी वाला। 26वां प्रश्न है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है। लेक टिम्सा, लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, लेक मंजला। ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिम्सा, लेक मंजला। लेक मंजला, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिम्सा। लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। स्वेज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसकी बात करें तो स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली जो झीलों का सही क्रम है, उसमें सबसे पहले लेक मंजला पड़ती है, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक, उसके बाद लिटिल बिटर लेक आती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 26 का डी वाला। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? क्लीवलैंड, लोहा एवं इस्पात, डेट्रॉइट, मोटर गाड़ी, मेसाबी रेंज, कोयला क्षेत्र, फिलाडेल्फिया, पोत निर्माण। क्लीवलैंड क्षेत्र जो है वो लोहा और इस्पात के लिए फेमस है। यूएसए का डेट्रॉइट मोटर गाड़ी के लिए। देखिए मेसाबी रेंज यूएसए का जो है ये कोयला क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका संबंध लौह अयस्क से है, ना कि कोयला क्षेत्र से। तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। फिलाडेल्फिया क्षेत्र जो है ये पोत निर्माण से संबंधित है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा 27 का सी वाला। 28वां प्रश्न है, अभिकथन पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जाति विविधता है। कारण पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन यहां बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जाति विविधता है। देखिए पंजाबी नहीं बल्कि उर्दू जो है, उर्दू पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि पाकिस्तान में अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का नहीं बल्कि पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो आपका सही आंसर होगा 28 का सी वाला। ए सही है परंतु आर गलत है। 29वां प्रश्न है, यहां पर आपको सूची 1 को, जिसमें नरजाति समूह है, इनको सूची 2 यानी जिस देश से मिलाना है। यहूदियों का संबंध इजराइल से है। टेडा का संबंध जो है लीबिया से है। बेजा का संबंध जो है मिस्र से है। लुर का संबंध जो है ईरान से है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 29 का डी वाला, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। 30वां प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, ध्रुवों के पास। विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। यहां वर्ष भर उच्च तापमान और वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके कारण यहां पर घने वनों का विस्तार मिलता है, जैसे अमेजन बेसिन के वन, कांगो बेसिन के वन, ये सब विषुवत रेखा के पास वाले वन हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 30 का ए वाला। 31वां प्रश्न है, बिलीबिली है एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात, लक्षद्वीप समूह के निकट सामान्यतः पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बिलीबिली कहा जाता है, यानी उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यहां पर आपका सही आंसर है 31 का सी वाला। 32वां प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग 78% है। वहीं ऑक्सीजन की मात्रा जो है 20.95% है।
तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 32 का बी वाला। 33वां प्रश्न है, करीबा बांध निर्मित है काफ्यू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चांबेसी नदी पर, काबोमपो नदी पर। विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा रेखा पर जाम्बेजी नदी पर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 33 का बी वाला, यानी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी है, उस पर करीबा बांध निर्मित है। 34वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, स्वेज नहर के बनने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई। कारण, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहां पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। देखिए, स्वेज नहर के बनने से पहले भारत का जो पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था वो केप ऑफ गुड होप के जरिए होता था, यानी जो आपका दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा है उससे होते हुए जहाज पश्चिमी देशों तक जाते थे। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता था। लेकिन जब से स्वेज नहर स्टार्ट हुई है तब से लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर तक आसानी से पहुंच जाते हैं और इसमें दूरी भी कम लगती है और समय की भी बचत होती है। तो यहाँ अभिकथन बिल्कुल सही है, यहाँ पे कारण भी सही है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई है। ये नाम पूछ लिया जाता है कौन से प्रायद्वीप पर है, सिनाई प्रायद्वीप पर है। स्वेज नहर के उत्तरी वाले सिरे पर पोर्ट सईद पत्तन स्थित है, यानी ऊपर वाले हिस्से पर पोर्ट सईद पत्तन है और इसके दक्षिणी हिस्से पर तेबफोक बंदरगाह है। तो यहां पर आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा 34 का ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 35वां प्रश्न है, हार्मुज जल संधि पाई जाती है काला सागर तथा मृत सागर के बीच, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, अरब सागर एवं लाल सागर के बीच, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 35 का बी वाला। 36वां प्रश्न है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? ब्राजील धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलहास धारा, हिंद महासागर। ब्राजील धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। हम्बोल्ट धारा इसको पेरुवियन धारा के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है, अर्थात यह उत्तरी प्रशांत महासागर की नहीं बल्कि दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर की धारा है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा 36 का बी वाला, हम्बोल्ट धारा। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अरोविले, पुडुचेरी, बैकानूर, यूक्रेन, बांडुंग, इंडोनेशिया, बट्टिकलोआ, श्रीलंका। अरोविले जो है ये पुडुचेरी में पड़ता है। बैकानूर जो है ये यूक्रेन में नहीं है बल्कि ये कजाकिस्तान में है, यानी ये कजाकिस्तान में पड़ता है। तो कजाकिस्तान में अरल सागर के पूर्व में स्थित बैकानूर कॉस्मोड्रोम विश्व का प्राचीनतम और विशालतम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। तो यहां पर बी वाला जो है ये गलत हो जाएगा। बांडुंग जो है इंडोनेशिया में है और बट्टिकलोआ जो है श्रीलंका में है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा 37 का बी वाला। 38वां प्रश्न है, मैगिनोट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। मैगिनोट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य की सीमा रेखा है। पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा है। हिंडनबर्ग 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है 38 का ए वाला। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित हैं? अफगानिस्तान,
हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तटरेखा केवल स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती हैं, उन्हें स्थलबद्ध देश कहते हैं। अफगानिस्तान एक स्थलबद्ध देश है क्योंकि इसकी सीमाएं किसी भी सागर से टच नहीं होती हैं, समुद्र से टच नहीं होती हैं। वहीं यूरोप में हंगरी और स्विट्जरलैंड भी स्थलबद्ध देश हैं। मलेशिया की एक विस्तृत तटरेखा है, तो मलेशिया स्थलबद्ध देश नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, 1, 2 और 4। 40वां प्रश्न है, निम्न में से किन देशों के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र, लेबनान, सीरिया, तुर्की व जॉर्डन, साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र, तुर्की, सीरिया, इराक व यमन। इजराइल की स्थापना 18 मई 1948 को फिलिस्तीन से विभाजन के फलस्वरूप हुई थी। इजराइल जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र से घिरा हुआ है। इसकी तटरेखा भूमध्य सागर से मिलती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 40 का ए वाला। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बाल्को, रायपुर, हिंडाल्को, पिपरी, नालको, भुवनेश्वर, HCL, खेतरी। देखिए बाल्को जो है ये छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। बाल्को का जो संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। हिंडाल्को जो है पिपरी में है, नालको जो है भुवनेश्वर में है और HCL खेतरी में है। तो यहां पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है 41 का ए वाला। बाल्को का मतलब है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। 42वां प्रश्न है, संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान या इनमें से कोई नहीं। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर का रूपांतरण अवसादी कार्बोनेट चूना पत्थर या डोलोस्टोन से होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 42 का बी वाला। 43वां प्रश्न है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। भारत का लौह अयस्क भंडार प्रमुख रूप से धारवाड़ शैलतंत्र से संबंधित है। धारवाड़ शैलतंत्र आर्यन समूह की चट्टानों के अवशेष हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 43 का ए वाला। अरावली पर्वत का निर्माण जो है वो धारवाड़ शैलतंत्र के चट्टानों से ही हुआ है। 44वां प्रश्न है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से, बीज से, तने से, मूल से। कपास जो है भारतीय मूल का एक देशज पौधा है और कपास के रेशे जो है इसके बीज से प्राप्त होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 44 का बी वाला। 45वां प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या है 15, 17, 19, 20। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में डिवाइड किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 45 का डी वाला। 49वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में नदियों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 में उनके ऊपर बांधों के नाम हैं, यानी कौन सी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। बेतवा नदी पर जो है माता टीला बांध बनाया गया है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है और ताप्ती नदी पर ककरापारा बांध बनाया गया है। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। यानी आंसर होगा यहां पर आपका बी वाला। 47वां प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम है सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, गविलगढ़ पहाड़ियों में, अमरकंटक। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में विस्तृत है। 48वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं।
पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया था। ये पहली बार जो है अपने भारत में राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। बाद में जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 48 का बी वाला। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता आंदोलन, सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1952 को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू किया गया था और इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रसार सेवा को वर्ष 1953 में स्टार्ट किया गया था और यह सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 49 का ए वाला, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है प्रशासनिक अधिकरणों से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। हमारे संविधान में आर्टिकल 323 ए और बी में जो है प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो आर्टिकल 312 में इनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। वित्त आयोग जो है इसके प्रावधान आर्टिकल 280 में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के जो प्रावधान है ये आर्टिकल 331 में दिए हुए हैं। वहीं आर्टिकल 332 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व शामिल है। अब देखिए आर्टिकल 332 को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए इसको निरस्त कर दिया गया, यानी कि अब अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 50 का डी वाला, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। 51वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति। देखिए दिनेश गोस्वामी समिति जो है इसका संबंध चुनाव सुधारों से है, इसका संबंध चुनाव सुधार से है, ना कि पंचायती राज से। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। एल.एम. सिंघवी समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है और इसका गठन 1986 को हुआ था। सादिक अली समिति इसका भी संबंध पंचायती राज से है, इसका गठन 1964 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था। तो एल.एम. सिंघवी, सादिक अली और अशोक मेहता समिति ये सभी पंचायती राज से संबंधित हैं। वहीं दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 51 का ए वाला। 52वां प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? 17 फरवरी 1985 को, 15 फरवरी 1985 को, 30 मार्च 1985 को, 21 अप्रैल 1985 को। 15 फरवरी 1985 को दल बदल विरोधी अधिनियम 52वें संविधान संशोधन के जरिए इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इसके पश्चात ये अधिनियमित हुआ है। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची ऐड की गई और इसके जरिए दल बदल को रोकने का प्रावधान शामिल किया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 52 का बी वाला। 53वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहां पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। इसी कारण संविधान में संशोधन का इसको अधिकार प्राप्त है।
तो यहाँ पर आपका अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो सही आंसर है 53 का ए वाला। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। 54वां प्रश्न है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित हैं या वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 326 जो है, इसमें प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। संविधान के आर्टिकल 325 में यह प्रावधान वर्णित है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक सूची होगी, यानी सेकंड वाला सही है। और केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इसमें से किसी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी सूची में शामिल किए जाने से अपात्र नहीं होगा। तो ये बात भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका चौथा भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये बात भी इसमें वर्णित है। तो यहाँ पर आपके चारों ही कथन सही है। तो सही आंसर है 54 का डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 55वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, लद्दाख। संविधान में अनुच्छेद 371 जे को 98 में संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के जरिए इसको संविधान के भाग 4 में ऐड किया गया है। और अनुच्छेद 371 जे हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 55 का बी वाला। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की प्रास्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है, इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 338 बी में है। वित्त आयोग का जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 280 में है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है संविधान के आर्टिकल 324 में है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संविधानेतर निकाय है। 57वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। आपको यहां पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहां पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 3 बीबी के अनुसार संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता हेतु संस्तुति करता है, जबकि यहां लिखा हुआ संस्तुति नहीं करता है। तो यहां पर आपका कारण गलत हो जाएगा। यहां पर अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आंसर होगा यहां पर सी वाला, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। 58वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित से खतरा हो। युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, आंतरिक उपद्रव के कारण। आपको यहां पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अनुच्छेद 352 में मूल रूप से युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण और आंतरिक अशांति या आंतरिक उपद्रव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के प्रावधान शामिल थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 जून 1975 को इन्हीं प्रावधानों का फायदा उठाकर इंदिरा सरकार ने देश में इमरजेंसी की घोषणा करवाई थी। और उस समय ये एक्सक्यूज दिया गया था कि देश में आंतरिक अशांति का माहौल है, इस वजह से हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। तो जब इंदिरा गांधी सरकार 1977 में गिर गई है, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन के जरिए 1978 में आंतरिक अशांति या आंतरिक उपद्रव वाले प्रावधान को
सशस्त्र विद्रोह के प्रावधान से रिप्लेस कर दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में आंतरिक उपद्रव के आधार पर आपातकाल लगाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। वर्तमान में यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण इस पर खतरा उत्पन्न हो रहा है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो यहां पर आपका 1, 2 और 3 ये सही है। तो आपका सही आंसर होगा 58 का यहां पर सी वाला, यानी 1, 2 और 3। 59वां प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक या वित्तीय संबंधों की विवेचना संविधान में अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 59 का बी वाला। 60वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श देने का क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास ही नहीं है। तो सही आंसर है 60 में का ए वाला। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, यह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पहला वाला कथन सही है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, यह अधिकार राष्ट्रपति को है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। संविधान के अनुच्छेद 168(1) के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है। यहाँ पर आपका थर्ड वाला सही है। आर्टिकल 171 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि राज्य में, किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो वहां पर 1/6 कैंडिडेट जो हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चौथा वाला कथन गलत है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। तो यहां पर आपका 1 और 3 कथन सही है। तो सही आंसर है यहां पर 61 का बी, यानी 1 और 3। 62वां प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? उच्चतम न्यायालय कानून 1966 द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के प्रयोग में आने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें उल्लेखनीय है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 62 का डी वाला। 63वां प्रश्न है, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा अभिसारी लेंस की भांति, अपसारी लेंस की भांति, कांच की समतल चादर की भांति, दर्पण की भांति। देखिए, अभिसारी लेंस या फिर जो आपका उत्तल लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। वहीं जो अपसारी लेंस है यानी अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। इसलिए समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस है, यदि एक दूसरे से सटाकर रखे जाएं तो इस युग्म का व्यवहार कांच की समतल चादर की भांति होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 63 का सी वाला, कांच की समतल चादर की भांति। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर
कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको अपश्रव्य ध्वनियाँ बोलते हैं, और अपश्रव्य ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ होती हैं जिनको मानव अपने कान से नहीं सुन सकता है। तो हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति जो है गैस में नहीं बल्कि ठोस में सर्वाधिक होती है। वहीं निर्वात में ध्वनि संचित नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही वाला आंसर होगा 1, 3 और 4। तो आंसर है यहाँ पर सी वाला। 65वां प्रश्न है। यहाँ पर सूची 1 में उपकरण या यंत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में यहाँ पर मापन की गई राशि है। अमीटर, देखिए एमीटर का प्रयोग जो है धारा मापन के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग सापेक्षिक आर्द्रता मापन के लिए किया जाता है। स्प्रिंग तुला का प्रयोग भार मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग जो है दाब मापन के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो आंसर होगा यहां पर बी वाला। 66वां प्रश्न है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक, जैविक। देखिए भौतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में लौट आती है। तो जल का वाष्प में परिवर्तित होना इसी का एग्जाम्पल है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 66 का बी वाला। 67वां प्रश्न है। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है कली का चूना, अनबुझा चूना, चूना पत्थर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। इसका लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 × ½ है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 67 का डी वाला। 68वां प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, सिनेबार, जिंक, कैलामाइन, आयरन, हेमेटाइट। देखिए एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। कॉपर का जो अयस्क है ये क्यूप्राइट है, यानी कॉपर का अयस्क क्यूप्राइट है। वहीं सिनेबार जो है ये पारे का अयस्क है, ये पारा का अयस्क है। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। जिंक का अयस्क जो है कैलामाइन है और आयरन का अयस्क जो है हेमेटाइट है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर होगा 68 का बी वाला। 69वां प्रश्न है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टैप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थ वर्म यानी केंचुआ। देखिए केंचुओं के मल से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट अथवा कछुआ खाद कहते हैं। केंचुआ ही वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 69 का डी वाला, अर्धवर्म। 70वां प्रश्न है। अभिकथन। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। कारण जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। देखिए यहाँ अभिकथन बिल्कुल सही है। लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। और ये जो परत है ये आयरन ऑक्साइड की परत होती है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है Fe2O3 होता है। तो यहां पर आपका कारण वाला गलत है, यानी ये जो है टैनिन से नहीं आच्छादित होती हैं बल्कि आयरन ऑक्साइड से आच्छादित हो जाती हैं। टैनिन जो है पौधों द्वारा स्रावित होने वाला एक पदार्थ है। तो यहां पर आपका अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आंसर होगा यहां पर सी वाला, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। 71वां प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं
जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। कारण, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मरुस्थलीय पौधों में तने छोटे, रूपांतरित और कभी कभी भूमिगत हो जाते हैं। इनमें जड़ तंत्र मृदा में जल की खोज हेतु काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभिकथन सही है, लेकिन यहाँ पर कारण गलत है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है, बल्कि हतोत्साहित करता है। तो यहाँ पर आपका अभिकथन सही है, लेकिन कारण गलत है। तो आंसर होगा 71 का सी वाला। ये सही है, परंतु आर गलत है। 72वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 72 का सी वाला। 73वां प्रश्न है, यहां पर सूची 1 में विटामिन दिए हुए हैं और सूची 2 में विटामिन इनकी कमी से होने वाले हीनता रोग दिए हुए हैं। रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है विटामिन ए को बोला जाता है। इसकी कमी से नेत्र सूखकर लाल हो जाते हैं। टेकोफेरॉल विटामिन ई को बोला जाता है। इसकी कमी से बंधता रोग होता है, यानी इनफर्टिलिटी हो जाता है। साइनोकोबाल्मिन जो है विटामिन B12 को बोलते हैं। इसकी कमी से शरीर में घातक रक्ताल्पता हो जाती है, यानी एनीमिया रोग हो जाता है। पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 को बोलते हैं। इसकी कमी से मानसिक व्याधि होती है, यानी सेकंड वाला। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर होगा यहां पर बी वाला, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम, कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन, खाने का नमक सोडियम और कपड़े धोने का सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो है Na2CO3 है। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर है 74 का डी वाला। 75वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति को नियंत्रित करने और शरीर को संतुलित रखने के लिए उत्तरदायी है। तो यहां पर आपका पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। तो सही आंसर होगा यहां पर 75 का सी वाला। 76वां प्रश्न है, तृतीयक प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए रोहिणी पोलियो चेचक से, पोलियो रोहिणी टिटनेस से, चेचक कुकुर खांसी टिटनेस से, रोहिणी कुकुर खांसी टिटनेस से। देखिए यहाँ पे DPT लिखा हुआ है। DPT एक वैक्सीन है जो कि नवजात शिशुओं को लगाई जाती है। तो ये जो वैक्सीन है ये डिप्थीरिया, कुकुर खांसी या जिसको काली खांसी कहते हैं और टिटनेस से बचाव के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। तो डिप्थीरिया रोग को रोहिणी रोग भी कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला, रोहिणी कुकुर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए नवजात शिशुओं को DPT वैक्सीन लगाई जाती है। 77वां प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप बढ़ने से, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोश की जीव से। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोश की जीव से होती है। इस जीव का वाहक और द्वितीयक पोषक सीसी मक्खी है। इसका जो वाहक है, द्वितीयक पोषक जो है वो सीसी मक्खी होती है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, रोगी को नींद नहीं आती है और इसमें बुखार बना रहता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 77 का डी वाला। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अमीर खुसरो, एटा, मिर्जा गालिब, आगरा, जोश, मलिहाबाद, रामप्रसाद बिस्मिल, प्रयागराज। अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली क्षेत्र में हुआ था। और देखिए पटियाली जो है वर्तमान में एक तहसील है
जो कि जिला कासगंज के अंतर्गत आती है। अब देखिए, मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है, अगर कहीं भी आपको अमीर खुसरो के आगे एटा या कासगंज लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज मत होना। कासगंज जिला जो है एटा से ही सन 2008 में इसके भूखंड को निकालकर बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका ए वाला युग्म जो है सही सम्मिलित है। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर थे। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। जोश का पूरा नाम जो है जोश मलिहाबादी है। तो जोश मलिहाबादी उर्दू के प्रख्यात शायर रहे हैं। इनका मूल नाम शब्बीर हसन खां था। इनका जन्म स्थान मलिहाबाद लखनऊ था। लखनऊ जिला है और मलिहाबाद वर्तमान में एक नगर पंचायत है इसकी। तो यहाँ पर आपका सी वाला भी सही है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है प्रयागराज में नहीं, बल्कि इनका जन्म जो शाहजहांपुर में हुआ था। तो यहाँ पर आपका डी वाला जो है ये गलत हो जाएगा। इनका जन्म जो शाहजहांपुर में हुआ है, ना कि प्रयागराज में। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत है। तो आपका सही आंसर है 78 का डी वाला। 79वां प्रश्न है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं आदि शंकराचार्य, भर्तृहरि, चैतन्य, रामानंद। उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित चुनारगढ़ में अनूप वेदिका भर्तृहरि से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 79 का बी वाला। 80वां प्रश्न है, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट की सहायता से उत्तर प्राप्त करें। उत्तरी पश्चिमी नाम जो है 1836 में दिया गया था। तो यहां पर ए का होगा चौथा वाला। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, ये नाम 1877 में दिया गया था। तो इसका होगा तीसरा वाला। संयुक्त प्रांत नाम जो है 1937 में दिया गया था। इसका होगा दूसरा वाला। उत्तर प्रदेश नाम जो है 1950 में दिया गया था। तो पहला वाला। तो आपका सही आंसर होगा 4321, यानी सी वाला 4321। 81वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, बस्ती, मुरादाबाद, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम हैं। तो यहां पर बस्ती में नगर निगम नहीं है, अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर में नगर निगम है। तो एक बार मैं नाम पढ़ देता हूं सबके। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, वाराणसी। इन 17 जिलों में नगर निगम है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 81 का बी वाला। 82वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में, 1978 में, 1984 में, 1990 में। राज्य में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। तो यहां सही आंसर है 82 का ए। 83वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। 84वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? वाराणसी, बागपत, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, संत रविदास नगर, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर, बागपत, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। देखिए यहां पर सही क्रम है आपका डी वाला। अवरोही का मतलब ये है कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। वाराणसी के क्षेत्रफल की बात करें तो वाराणसी का क्षेत्रफल जो है 1535 वर्ग किलोमीटर है। वहीं गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल जो है 1442 वर्ग किलोमीटर है। बागपत का क्षेत्रफल जो है 1321 वर्ग किलोमीटर है। संत रविदास नगर का क्षेत्रफल जो है 1056 वर्ग किलोमीटर है। तो यहां पर सही आंसर होगा 84 का डी वाला। 85वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी
11.45%, 12.45%, 13.45%, 14.45%। देखिए सन 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 56.27% थी। 56.27% थी। 2011 की जनगणना में यूपी की साक्षरता दर जो है 67.68% थी। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 11.45% का। तो सही आंसर है 85 का ए वाला। यानी 2001 से 2011 तक जो उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वो 11.45% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में यूपी की साक्षरता दर 67.68% है। 86वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सोनभद्र जो है चूने के पत्थर के लिए फेमस है। प्रयागराज जो है शीशे वाली बालू के लिए फेमस है। ललितपुर जो है तांबे के लिए, और मिर्जापुर जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा यहां पर 4, 3, 2, 1, यानी आंसर होगा यहां पर बी वाला। 87वां प्रश्न है, लाल मिट्टियां पाई जाती हैं जनपद आगरा तथा मथुरा में, एटा तथा मैनपुरी में, मिर्जापुर तथा झांसी में, सीतापुर तथा बाराबांकी में। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियां झांसी, मिर्जापुर और सोनभद्र के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती हैं। मिर्जापुर, झांसी और सोनभद्र के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती हैं। तो सही आंसर है 87 का सी वाला। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। यहां पर आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मध्य गंगा नहर परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के पास गंगा नदी पर एक बैराज का निर्माण करके 115.54 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर को गंगा नहर से मिलाया गया है। इस परियोजना के तहत हाथरस, फिरोजाबाद, मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ आदि जिले लाभान्वित हुए हैं। तो यहां पर आपके 2, 3 और 4 जिले जो है ये लाभान्वित हुए हैं। आगरा इससे लाभान्वित नहीं हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 88 का डी वाला, 2, 3 और 4। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम। झेलम नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू और कश्मीर में शेषनाग या बेरीनाग झील है। इसका उद्गम जो है जम्मू कश्मीर में शेषनाग या बेरीनाग झील है, वहां से निकलती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। तो ये जो नदी है इसका संबंध यूपी से नहीं है। तो यहां पर डी वाला आंसर गलत होगा। बाद बाकी गंगा, यमुना, रामगंगा यूपी में बहने वाली मुख्य नदियां हैं। तो यहां पर सही आंसर है 88 का डी वाला। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। यहां पर आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मध्य गंगा नहर परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के पास गंगा नदी पर एक बैराज का निर्माण करके 115.54 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर को गंगा नहर से मिलाया गया है। इस परियोजना के तहत हाथरस, फिरोजाबाद, मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ आदि जिले लाभान्वित हुए हैं। तो यहां पर आपके 2, 3 और 4 जिले जो है ये लाभान्वित हुए हैं। आगरा इससे लाभान्वित नहीं हुआ है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 88 का डी वाला, 2, 3 और 4। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम। झेलम नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू और कश्मीर में शेषनाग या बेरीनाग झील है। इसका उद्गम जो है जम्मू कश्मीर में शेषनाग या बेरीनाग झील है, वहां से निकलती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। तो ये जो नदी है इसका संबंध यूपी से नहीं है। तो यहां पर डी वाला आंसर गलत होगा। बाद बाकी गंगा, यमुना, रामगंगा यूपी में बहने वाली मुख्य नदियां हैं। 90वां प्रश्न है, सूची 1 में नगर दिए हुए हैं और सूची 2 में हवाई अड्डा दिया हुआ है। लखनऊ में जो है अमौसी हवाई अड्डा है। वाराणसी में जो है बाबतपुर हवाई अड्डा है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। तो यहां पर आपका
युग्म होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो यहां पर देखते हैं, तो आंसर होगा आपका डी वाला, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आला, महोबा, रसिया, बरसाना, कजरी, मिर्जापुर, बिरहा, कन्नौज। आला का संबंध जो है, यानी आला गायन की जो परंपरा है, ये महोबा रीजन की तरफ है। रसिया जो है ये बरसाना में चलता है। कजरी जो है ये मिर्जापुर में। बिरहा गाने की परंपरा जो है ये परंपरा पूर्वी यूपी में है, ना कि कन्नौज में। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। बिरहा में अधिकांशतः वीर रस के गीत गाए जाते हैं। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 91 का डी वाला। 92वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहदी, इलियास खां। उस्ताद दूल्हे खां, बिंदादीन, इलियास खां ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिंदादीन जो है ये कथक के उस्ताद थे। इन्होंने सनत पिया नामक ठुमरी की बंदिशें भी तैयार की थी। तो जो मेहदी हैं, मेहदी ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में कोई भी योगदान नहीं दिया था। तो यहां पर सही आंसर है 92 का सी वाला। 93वां प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व रहता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक जिम्मेदारियां केंद्र और राज्यों सरकारों की होती हैं, वहीं अन्य आर्थिक गतिविधियों को बाजार के हवाले निजी समूहों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 93 का बी वाला, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। 94वां प्रश्न है, पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना है। यह पर्यावरण, समाज एवं अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अवधारणा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 94 का सी वाला। 95वां प्रश्न है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहां पर जितने भी यहां पर कथन दिए गए हैं सब सही हैं। भारत में पट्टेदारी सुधारों की पूरी अवधारणा का उद्देश्य वास्तविक कृषकों को अधिकार प्रदान करके उन्हें राज्य के प्रत्यक्ष संपर्क में लाना है। तो इस सब के लिए ये सुधार किए गए हैं। लगान का विनियमन करना, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी व स्वामित्व की घोषणा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 95 का डी वाला। 96वां प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है किसानों को आकर्षक कीमत मिले, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, इस योजना से लाभ कमाना। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस माध्यम से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य सरकार द्वारा सब्सिडी को नियंत्रित करना है, अर्थात उपादान को नियंत्रित करना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 96 का सी वाला, यानी इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। 97वां प्रश्न है आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या इनमें से कोई नहीं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 97 का
सी वाला। 98वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपनियां। वर्तमान में भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करती हैं। तेल कंपनियों द्वारा ईंधन कीमतों की दैनिक आधार पर समीक्षा भी की जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 98 का डी वाला। 99वां प्रश्न है, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पानी के जहाज तोड़ने के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। देखिए, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए फेमस है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वर्ष 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था देश से निर्यात वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना। तो यहां पर आपका सही आंसर है 99 का सी वाला। 100वां प्रश्न है, सूची 1 में उद्योग दिए गए हैं और सूची 2 में उनके उत्पादक केंद्र हैं। जूट का सामान, देखिए जूट का सामान जो है टीटागढ़ में बनता है। रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र जो है मंगलूर में बनते हैं। ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र जो है लुधियाना में तैयार होते हैं। ऊनी कालीन जो है भदोही में तैयार होता है। तो यहां पर आपका सही युग्म होगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो आंसर होगा यहां पर 100 का बी वाला। 101वां प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्यों में पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण सम्मिलित है। इसमें अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन ये नहीं आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 101 का सी वाला। 102वां प्रश्न है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा? अधिक, कम, समान, उपरोक्त सभी। राजस्व घाटा जो है कुल राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर होता है, जबकि राजकोषीय घाटे में कुल प्राप्तियां एवं कुल व्यय के साथ सरकार की देयताओं को भी सम्मिलित किया जाता है। तो राजकोषीय घाटा हमेशा राजस्व घाटे से अधिक होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 102 का ए वाला। 103वां प्रश्न है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 103 का डी वाला। 104वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। देखिए, राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना में निवेश पर निश्चित सीमा तक आयकर में छूट प्राप्त है, जबकि किसान विकास पत्र में ब्याज से हुई आय पर टैक्स देना पड़ता है। तो किसान विकास पत्र में आय पर कोई छूट नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 104 का ए वाला। 105वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास शीर्षक 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से लेकर 17 तक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 105 का डी वाला। 106वां प्रश्न है अब आपका। अब देखिए, यहां पर एक तरफ सूची 1 में पंचवर्षीय योजना दी हुई है
और सूची 2 में विकास मॉडल। तो पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो विकास मॉडल है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्रधानता दी गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो महालनोबिस मॉडल था। तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ये अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा, यानी आंसर होगा यहां पर बी वाला। एक 107वां प्रश्न है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था वर्ष 1969 में, 1975 में, 1977 में, 1980 में। कृषि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, गरीबी साक्षरता और आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तथा आय की असमानता को दूर करने के उद्देश्यों के साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम को वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 107 का बी वाला। 108वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। कारण, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो नीचे दी गई कूट की सहायता से आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जुलाई 2020 में आरबीआई द्वारा एक नई मौद्रिक नीति जिसका नाम है ऑपरेशन ट्विस्ट ये स्टार्ट की गई, जिसके तहत दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देना है। तो यहां पर आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है और इसका उद्देश्य क्या है, दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना। तो यहां पर आपका कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है और अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर 108 का ए वाला। 109वां प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? 1862 में, 1542 में, 1601 में, 1880 में। भारत में कागजी मुद्रा पहली बार 1862 में स्टार्ट की गई थी। तो यहां सही आंसर 109 का ए वाला। 110वां प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? खाद्य पदार्थ क्षेत्र, गैर खाद्य पदार्थ क्षेत्र, ईंधन, पावर, लाइट एवं लुब्रिकेंट, विनिर्मित उत्पाद। थोक मूल्य सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस सूचकांक के मापन में विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है। तो यहां पर सही आंसर 110 का डी वाला। भारत में मई 2017 से थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से हटाकर वर्तमान में जो है 2011-12 कर दिया गया है। तो यहां सही आंसर है आपका 110 का डी वाला। 111वां प्रश्न है, सिडबी की स्थापना की गई है कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, बृहद स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने हेतु। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 111 का बी वाला। 112वां प्रश्न है, प्रतिच्छाया बैंकिंग क्या है? बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, घरेलू बैंकों की विदेश में गतिविधियां, विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियां करना। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय एवं अन्य गतिविधियों को संपन्न करवाना प्रतिच्छाया बैंकिंग कहलाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 112 का बी वाला। देखिए प्रतिच्छाया बैंकिंग जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग सन 2007 में पॉल मैकुले ने किया था। पॉल मैकुले ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 112 का बी वाला। 113वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है?
साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में मौद्रिक नीति का निर्माण, साख सृजन। आरबीआई भारत में बैंकों का बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी। तो आरबीआई के कामों की बात करें तो मौद्रिक नीति का निर्माण, साख नियंत्रण, बैंकों का विलय और अधिग्रहण ये इसके मुख्य कार्य हैं। ये साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य करना, मौद्रिक नीति का निर्माण करना, ये सब इसके कार्य हैं। वहीं साख सृजन करने का काम जो है वो वाणिज्य बैंकों का है। ये साख सृजन का कार्य वाणिज्य बैंकों द्वारा किया जाता है, न कि आरबीआई द्वारा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 113 का डी वाला। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है बैंकिंग से, बीमा से, शेयर मार्केट से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के आकलन हेतु एक्चुअरीज शब्द का प्रयोग किया जाता है और यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर 114 का बी वाला। 115वां प्रश्न है, भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1920 में झांग, पंजाब में हुई थी। इसका मुख्य कार्य कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 115 का ए वाला। 116वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन एक भाग नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, सकल नाम निवेश, एनरोलमेंट दर। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्वप्रथम 1990 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई थी। इसका विकास जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। मानव विकास सूचकांक जो है 3 संकेतकों पर आधारित है। इसमें प्रति व्यक्ति आय शामिल है, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा शामिल है और सकल नाम निवेश दर शामिल है, यानी एनरोलमेंट रेट जो है वो भी शामिल है। यहाँ पर स्वास्थ्य और पोषण जो है इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 116 का डी वाला। 117वां प्रश्न है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। विकलांगों के कल्याण में वृद्धि हेतु संगम योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1996 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत अलग अलग गांवों में विकलांगों को इकट्ठा किया जाता था और उनको 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 117 का ए वाला। 118वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। देखिए, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो यूपी है, यूपी की वर्तमान में जनसंख्या जो है 19.9 करोड़ है। वहीं महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है 11.23 करोड़ है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जो है 10.40 करोड़ है अभी। बिहार की जनसंख्या जो है 9.12 करोड़ है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 118 का डी, यानी यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। 119वां प्रश्न है, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा जा गया है? इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई। 1911, 1921, 1941, 1951। भारतीय जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है क्योंकि पहली बार जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी और ये उस समय -0.31% रही थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 119 का बी वाला। 120वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 950, प्रति 1000 पुरुषों पर
स्त्रियों की संख्या 960 या उपरोक्त में से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। तो यहां पर आपका डी वाला आंसर सही होगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। 121वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की प्रति 100 बालिकाओं पर हरियाणा में सर्वाधिक बालक हैं। हरियाणा में जो है प्रति 100 बालिकाओं पर 120 बालक हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 121 का सी वाला। 122वां प्रश्न है, भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है 1961-71 के मध्य, 1971-81 के मध्य, 1981-91 के मध्य, 1991-2001 के मध्य। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि 1991-2001 में देखी गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 122 का डी वाला। 123वां प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। उपरोक्त सभी। देखिए पर्यावरण की यहां पर सभी परिभाषाएं सही हैं, तो आंसर होगा आपका यहां पर 123 का डी वाला, उपरोक्त सभी। 124वां है, धारणीय कृषि का अर्थ है आत्मनिर्भरता, विश्व स्वास्थ्य व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। देखिए धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे या पर्यावरणीय सिद्धांतों को ध्यान में रखकर की जाती है। इससे हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए अपना जो संसाधन है वो बचा पाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर 124 का सी वाला, यानी भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। 125वां प्रश्न है, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में, नई दिल्ली में। यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है और 6 अन्य देशों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर 125 का सी वाला। 126वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। यहां पर आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, इन सब में पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपबंध दिए गए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 126 का डी वाला, इन सभी चारों। 127वां प्रश्न है, ग्रीन वाश इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वाश उस स्थिति को बताता है जहां कोई संगठन उपभोक्ताओं को यह कहकर बेवकूफ बनाता है कि उसका उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 127 का डी वाला, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, इसको ग्रीन वाश कहते हैं। 128वां प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। देखिए किसी भी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो यहां पर हिरण और चींटी जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। चींटी जो है प्राथमिक उपभोक्ता भी है और अपघटक भी है। ये चींटी उपभोक्ता और अपघटक दोनों ही घटकों में आती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 128 का ए वाला, यानी 1 और 2। 129वां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में
तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र को प्राय पोषक चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीवधारियों की मदद करने वाले यौगिकों का हस्तांतरण सम्मिलित होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 129 का बी वाला। 130वां प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम, निगेत। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं, और इसके माप की इकाई जो है भूमंडलीय हेक्टेयर है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 130 का बी वाला। 131वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु, अधिक वर्षा एवं पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 131 का बी वाला। 132वां प्रश्न है, अभिकथन उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, कारण तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। देखिए, तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं, अतः बहुत कम तापमान होने पर ये उड़ान नहीं भर सकती हैं। इसी वजह से तितलियां जो हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ज़्यादा पाई जाती हैं, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, तो आपका सही आंसर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 133वां प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है? 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से, 50 वर्ष से। देखिए, IUCN की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से देखी नहीं गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 133 का डी वाला। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। एक 134वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में, 2003 केरल में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। तो सही आंसर है यहां पर 134 का ए वाला। 135वां प्रश्न है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर, जीवाश्मित पराग, वृक्ष वलय वृद्धि, इवेपोराइट निक्षेप। बर्फ की चादर या किसी ग्लेशियर को छेदकर प्राप्त बेलनाकार सैंपल आइस कोर कहलाता है। आइस कोर के द्वारा वातावरण की पिछली संरचना और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर 135 का ए वाला। 133वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कार्टाजिना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैव दूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर, क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण। कार्टाजिना प्रोटोकॉल का संबंध बायोसेफ्टी से है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैव दूषकों को रोकने के लिए किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन लेयर से है। वहीं क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जल संरक्षण से नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से अंतर संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह फरवरी 2005 में लागू हुआ था। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 136 का डी वाला। 137वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में से शामिल नहीं है? सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति, अपशिष्ट से
ऊर्जा परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये 8 मिशन हैं। तो यहाँ पर सौर शक्ति से संबंधित इसमें मिशन है, वनीकरण से संबंधित मिशन है और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन पर भी मिशन है, लेकिन नाभिकीय शक्ति के ऊपर इसमें कोई मिशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर होगा 137 का सी वाला। 138वां प्रश्न है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को या उपरोक्त सभी को। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार शैक्षिक और शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को तथा वन्यजीव संरक्षकों, इन तीनों को ही दिया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 138 का डी वाला। 139वां प्रश्न है, दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन, हंगुल या कश्मीर स्टैग। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी और यह हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 139 का डी वाला। 140वां प्रश्न है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से कोल, पत्थर के कोयले को, चारकोल, लकड़ी के कोयले को, डीजल या मिट्टी के तेल को, सीएनजी को। फ्लाई ऐश कोल दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते रहते हैं और ये कण जो हैं जहरीले वायु प्रदूषक होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर 140 का ए वाला, यानी कोल को जलाने से फ्लाई ऐश निकलता है। 141वां प्रश्न है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वायु प्रदूषक दिए हुए हैं, सूची 2 में उनसे प्रभावित अंग हैं। एस्बेस्टस धूल, देखिए एस्बेस्टस धूल जो है ये फेफड़ों को खराब करती है। सीसा जो है आपके मस्तिष्क को खराब करता है। पारा जो है आपके उदर को यानी लीवर को खराब करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त धाराओं को। तो यहां पर आपका सही युग्म होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। 142वां प्रश्न है, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है, उपरोक्त सभी। फसल चक्र मृदा के पोषणीय स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है, तो इससे उत्पादन में वृद्धि भी होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है और मृदा कटाव कम होता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा 142 का डी वाला। 141वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है। बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्ल वाष्प के कारण, वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जल वाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा निर्माण के लिए मुख्य कारक हैं। यह बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य क्रिया के फलस्वरूप बनती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 143 का सी वाला। 144वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? लता मंगेशकर, पंडित जसराज, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। देखिए यहां पर पंडित जसराज को जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं पंडित रविशंकर को जो है 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 144 का बी वाला। 145वां प्रश्न है, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों
एवं राज्यों की एक सूची दी गई है। इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बोकू, सिक्किम, मेखला, असम, मुंडू, छत्तीसगढ़, फेरन, कश्मीर। देखिए, बोकू जो है सिक्किम की महिलाओं का परंपरागत परिधान है, मेखला असम की, मुंडू जो है छत्तीसगढ़ से नहीं है। मुंडू जो है ये केरल में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला एक परंपरागत परिधान है। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा, डी वाला आपका सही है। तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर होगा 145 का सी वाला। 146वां प्रश्न है, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्षेत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में व्यक्ति दिए हुए हैं। हिंदी साहित्य, देखिए रसकान का संबंध जो है हिंदी साहित्य से है। उर्दू, ज्ञानचंद शुक्ला जो है ये उर्दू से संबंधित है। सविता देवी ये संगीत और नृत्य कला से संबंधित है। और सतीश चंद्र जो है चित्रकला से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए वाला, यानी 1, 2, 3, 4। एक 147वां प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ कुषाणों द्वारा, गुप्तों द्वारा, सल्तनत के सुल्तानों द्वारा या मुगलों द्वारा? देखिए सुलेमान लिख दिया है, सुल्तान होगा, ठीक है। देखिए भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा हुआ है। मथुरा में हुई 5 स्तरों की खुदाई में तीसरे और 5वें स्तर में सुर्खी के प्रमाण का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 147 का ए वाला। 148वां प्रश्न है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, जयपुर घराने से या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। ये शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय या उपशास्त्रीय संगीत का गायन करती थी। 24 अक्टूबर 2017 को इनका कोलकाता में निधन हो गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 148 का ए वाला। 149वां प्रश्न है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, यह स्थित है कांची में, मथुरा में, पुरी में, उज्जैन में? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, यह कांची में स्थित है। चित्रगुप्त को कायस्थ जाति के लोगों का देवता माना जाता है और ये यमराज के सहायक भी हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 149 का ए वाला। 150वां प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? इंद्रावती, पद्मावत, मधुमालती, मृगावती? देखिए इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई थी। मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, ये नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है। पद्मावत की बात करें तो पद्मावत 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। मधुमालती की बात करें तो मधुमालती 1543 ईस्वी में मंझन के द्वारा लिखी गई है। मृगावती जो है 1503 ईस्वी में कुतवन के द्वारा लिखी गई है। कुतवन। तो यहां पर सबसे पहले लिखी गई रचना मृगावती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 150 का डी वाला। देखिए इसी के साथ हम लोगों का टेस्ट 3 खत्म हो जाता है। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग रेगुलरली इन टेस्ट को देख रहे होंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यूपीपीसीएस के एग्जाम से पहले यूपीपीसीएस के सारे स्टैंडर्ड टेस्ट आपके सामने लाए जाएं, जिससे कि आपका अच्छे से अभ्यास हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।